जय हिंद मित्रों, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा पीएफआई के गजवाए हिंद की। पीएफआई का गजवा हिंद का अभियान चल रहा है और भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का अभियान चल रहा है। बड़ा खतरनाक अभियान चल रहा है। आज की वीडियो इसी पर हम आपके सामने ला रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। अपने कमेंट भी देते रहें ताकि हम अपने वीडियो में और सुधार करते रहें। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद, उसके बाद दिल्ली के जामा मस्जिद के जो बड़े फेमस इमाम हैं अहमद बुखारी साहब ने आदम सेना बनाने को लेकर के बात कही थी। और बिहार की जो पसमानदा मुस्लिम समाज और मुंबई के भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ है, ये सब इसी दौर में अस्तित्व में आए थे। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मुस्लिम समाज में असुरक्षा को लेकर के एक बड़ा अभियान छेड़ा गया था और जिसको लेकर के कई संगठन अस्तित्व में आए थे और इमाम बुखारी जैसे लोगों ने मुस्लिम समाज को डराने की कोशिश किया था। केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ भी बना गया था उसी दौर में, और तमिलनाडु में मनिथा निथि पसाराई करके एक संगठन बना था। उनकी भाषा में था, तमिल भाषा में। अब पसाराई का शब्द क्या होता है मुझे ठीक से मालूम नहीं। कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी भी एक स्थापित की गई थी, ऑर्गेनाइजेशन था, वो भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन था। कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन उसी दौर में बन के आए थे। और बाद में इन तीनों संस्थाओं का कुछ साल बाद 2004 में आपसी तालमेल से काम करते हुए आगे बढ़ते हुए 22 नवंबर 2006 को एक बैठक होती है। इन तीनों संस्थाओं के लोग उसमें शामिल होते हैं और यह बैठक होती है केरल के कोझिकोड में केरल के इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होती है। और फिर ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई के नाम से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से, एक नया संगठन बनाकर उसमें मर्ज करने का फैसला करते हैं। आधिकारिक रूप से पीएफआई की स्थापना 17 फरवरी 2007 को हुई थी। निर्णय उस बैठक में हो गया था, लेकिन यह आधिकारिक रूप से 13 फरवरी 2007 को पीएफआई बना था। और ये ऑर्गेनाइजेशन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के ये तीनों जो संगठन हैं, इनका 2 साल बाद उसी पीएफआई में विलय कर दिया गया था। भारतीय राज्य गोवा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, इन सब में पीएफआई के जो संगठन हैं वो सबसे पहले अपना फैलाव करते हैं। और 5 संगठन पीएफआई में इन राज्यों से भी जो स्थानीय स्तर पर काम करते थे वो भी जोड़े गए थे। खुद को भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कैडर बेस्ड जन आंदोलन खड़ा करने वाला पीएफआई कहता है कि हम भारत में कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करके एक मूवमेंट चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशन है और 13 राज्यों में हमारा ऑर्गेनाइजेशन फैला हुआ है। 4 लाख लोग इसके सदस्य हैं। यह पीएफआई स्वीकार करता रहा है और अपने को यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाने की या दिखाने की कोशिश मैं कहूंगा वो करता रहा है कि हम एक प्रकार से सेवा भाव से यह संगठन चलाते हैं जो 13 राज्यों में फैला हुआ है और 4 लाख इसके सदस्य हैं। प्रतिबंधित होने के बावजूद सिमी जैसे जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सब इसी में मर्ज हो गए, या यूं कहें कि सिमी का ही यह परिवर्तित रूप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अब मैं बात करता हूं पीएफआई की गतिविधियां और कारनामे जो बड़े चौंकाने वाले हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। राजस्थान में एक हिंदू की हत्या होती है और इस मामले में पीएफआई का नाम आता है। यह घटना इतनी चर्चित थी, हिंदू संगठनों का इतना विरोध था कि इसे देखकर सरकार भी सहम गई।
उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी, राज्य सरकार, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। दोनों सरकारों पर दबाव बढ़ा और पहली बार पीएफआई को सरकार ने गंभीरता से लेना शुरू किया। पटना में पुलिस के छापे के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किए गए, जिसमें साल 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का रोड मैप बना हुआ था, दिखाया गया था। पीएफआई ने हालांकि पुलिस की ओर से जो कागजात जब्त किए गए उस दस्तावेज को फर्जी बताया, कहा यह हमसे मतलब नहीं, हमारा नहीं है। हालांकि पीएफआई पर देश भर में उसी समय सैकड़ों छापे पड़े थे और बाद में केंद्र सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन 2 साल 2007 में अपनी स्थापना के बाद से 2007 में जैसे पीएफआई की स्थापना हुई थी, अपनी स्थापना के बाद से ही पीएफआई लगातार भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर रहा है, उनके रडार पर रहा है। 2008 से विशेष रूप से एनआईए ने उस पर नजर रखना शुरू किया था और संगठन बनने के बाद से ही पीएफआई पर यह आरोप लगता रहा है कि पीएफआई जो है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, ये प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जो सिमी था, ये उसका दूसरा रूप है और ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये आरोप लगते रहे। भारत सरकार ने जिन संगठनों को आतंकवादी घोषित किया था, प्रतिबंधित किया था, उनमें सिमी का भी नाम था और सिमी पर प्रतिबंध साल 2001 में लगाया गया था। अब मैं बात करता हूं इस पीएफआई को फंड कहां से मिलता है, वो कैसे मिलता है। जो प्रवर्तन निदेशालय है, भारत का जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो कहता है कि इसका जो स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, जिसे सीएफआई कहते हैं, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई का एक स्टूडेंट विंग है जिसे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात सीएफआई कहते हैं। पीएफआई और सीएफआई ये दो नाम याद रखिएगा। इसके 5 सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी ईडी ने और ईडी की जांच में यह पता चला था कि पीएफआई का उसके जो राष्ट्रीय महासचिव है, ये रऊफ साहब, ये गल्फ देशों में खासतौर से ये आते जाते हैं और रहते हैं और ये जो रऊफ साहब है, ये बिजनेस डील की आड़ में पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करते हैं वहां पर और ऐसे पैसे जो है वो, ये जो फंड वहां से जनरेट होता है, वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग जरिए से पीएफआई और सीएफआई के लोगों तक पहुंचाते हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक लगभग 1,36,00,000 रुपए की रकम आपराधिक तरीकों से प्राप्त की गई थी। इतनी तो जब्त किया था, लगभग 1,36,00,000 रुपया ईडी ने इन लोगों से जब्त किया था और यह कहा था कि इसका एक बड़ा हिस्सा पीएफआई और सीएफआई को अवैध गतिविधियों के संचालन के लिए दिया गया था। जब सीए का प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में, सबने देखा होगा, दिल्ली में 2020 में दंगा भी हुआ था, इन सब पैसों का इस्तेमाल उस प्रदर्शन में भी, उस दंगों में भी और कई दंगों में भी, कई प्रकार के प्रदर्शनों में भी करने की बात सामने आई थी जांच के दौरान। पीएफआई द्वारा 2013 के बाद पैसे ट्रांसफर करने और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियां तेजी से बढ़ी है, यह भी जांच में आई है। यानी 2013 के बाद, खास तौर से मैं समझता हूं जब सरकार बदली 2014 में, तो इनका काम करने का तरीका और तेज हो गया था और जांच एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई तक हवाला के जरिए भी पैसा आता रहा है। पीएफआई पर क्या क्या आरोप हैं अब तक, उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। पीएफआई पर आरोप यह है कि पीएफआई एक बेहद कट्टरपंथी संगठन है। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था और कहा था कि इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाए तत्काल। एनआईए जांच में इस संगठन को हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने
वाले संगठन के रूप में चिन्हित किया है और सरकार को इंडिकेट भी किया है कि यह आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहता है, देश में हिंसा फैलाने का भी काम करता है। यह भी कहा था एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया इस संगठन को। यह संगठन मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्मांतरण करने का भी काम करता है। यह भी एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। एनआईए ने पीएफआई पर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का भी हवाला दिया है। यह ट्रेनिंग कैंप चलाता है, अपने कैडरों को बकायदा ट्रेनिंग देता है, जैसे फौज को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बकायदा फोटो वगैरह भी सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, खासतौर से केरल वगैरह के क्षेत्रों में। और इतना ही नहीं, यह संगठन युवाओं को कट्टर बनाकर आतंकवादी संगठनों में, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी उकसाता है, अर्थात ये प्लेसमेंट का काम करता है। आईएस के लिए बहुत सारे लोग केरल से आईएस में गए। वो फिल्म मूवी बनी थी जो महिलाओं को लेकर, महिलाओं को भी इन्होंने आईएस में भेज दिया था। ये पाकिस्तानी संगठनों में भेजते हैं, ये प्लेसमेंट भी करते हैं आतंकवादी संगठनों के लिए, ये भी करते हैं। और एक बड़ा मुद्दा है जो पीएफआई से जुड़ा हुआ, वो है भारत में स्लीपर सेल के रूप में आतंकवादी बहुत बड़ी संख्या में छुपे हुए। भारत में स्लीपर सेल का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आतंकवादी भारत में आतंकवादी स्लीपर सेल एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़े खतरे के रूप में सुरक्षा एजेंसियों के सामने बात आई है। और कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर संकट है। स्लीपर सेल कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, यह बताया गया है। भारत सरकार ने 10 अक्टूबर 2024 को देश के 4 राज्यों में, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्लीपर सेल बनाकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे आतंकवादी संगठन हिजबुत तहरीर पर बैन लगाया है। हिजबुत तहरीर जो है वो भी स्लीपर सेल का काम कर रहा है और वर्ष 2013 से 2024 तक स्लीपर सेल के माध्यम से आतंकवादी संगठनों ने इस देश में कई हमले को अंजाम दिया है और देश के विभिन्न हिस्सों में अशांति फैलाने की भी बड़ी मात्रा में कोशिश की है। इन स्लीपर सेल की विशेषता यह है कि यह गुप्त रूप से काम करते हैं, समाज के बीच में छुपे रहते हैं, समाज के बीच में इस प्रकार आम लोगों की तरह रहते हैं कि इनके बारे में पता करना बड़ा मुश्किल काम है और इनके संबंध सीधे आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी आकाओं के साथ जुड़े होते हैं। आतंकवाद के इस खतरनाक स्वरूप को उजागर करने के लिए भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने कई बड़े ऑपरेशन किए हैं। हिजबुत तहरीर, गजवाए हिंद, अलकायदा और आईएस जैसे संगठन भारत को अलग अलग थलग करने के लिए, अलग राज्य या इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए स्लीपर सेल के जरिए अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से। एनआईए, एटीएस और भारतीय जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनकी सक्रियता से कई आतंकवादी मॉड्यूल्स ध्वस्त किए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में और आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया है, उनको कोर्ट के और जेल के शिकंजे तक भी भेजा गया है। कुछ आतंकवादी घटनाओं का जिक्र जो पीएफआई के साथ खासतौर से जुड़ा हुआ है, जिसमें पीएफआई के शामिल होने की बात है, उसका जिक्र करना यहां आवश्यक है। 19 अप्रैल 2022 की एक खबर के अनुसार भारत में आतंकवादी संगठनों जैसे कि अंसारुल इस्लाम और अंसारुल बंगला टीम, एबीटी, अंसारुल बंगला टीम भी एक है, इनके स्लीपर सेल बड़ी संख्या में सक्रिय बताए जाते हैं जो आसाम और अन्य राज्यों में विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और तमिलनाडु तौहीद जमात की भूमिका को लेकर जांच चल रही है। तौहीद जमात, टीएनटीजे जिसे कहते हैं, टीएनटीजे जो है, ये तौहीद जमात भी, तमिलनाडु तौहीद जमात भी ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के आतंकवादी जो ये स्लीपर सेल्स हैं, ये इनको मैनेज करता है। और टीएनटीजे के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी, उसी में पता चला था उन लोगों ने पीएफआई से अपने संबंधों को स्वीकार किया था, ये इशारा किया था कि हमारे रिलेशन है। 22 सितंबर 2022 को पश्चिम बंगाल एटीएफ ने, वहां का पश्चिम बंगाल के एसटीएफ ने
बंगाल से लेकर उत्तराखंड तक फैले स्लीपर सेल को तैयार करने के लिए जो उस काम में काम कर रहे थे, जुटे हुए थे, ऐसे 2 आतंकवादियों को पकड़ा था। एक आतंकवादी फैजल अहमद और एक बंगलौर से था, एक मालदा निवासी हसन शेख को गिरफ्तार किया था। ये जो फैजल अहमद और हसन शेख थे, ये दोनों स्लीपर सेल के बड़े हैंडलर थे और फैजल सहारनपुर के एक मदरसे में रह करके देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। ये उत्तर प्रदेश से भी इसका संपर्क था। उसका संपर्क विशेष रूप से आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़ा था। अलकायदा वही है जो ओसामा बिन लादेन, जिसने ट्विन टावर, पेंटागन और व्हाइट हाउस को निशाना बनाया, जिसने अमेरिका को भी नहीं छोड़ा था। इतना खूंखार, दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन अलकायदा माना जाता है। ये उसका गुर्गा है। और मदरसों को आतंक का गढ़ बनाने का जो प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी, ये प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सिमी ने शुरू किया था। ये सिमी कहने के लिए तो ये इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये मदरसों में एक प्रकार से अपने ऑर्गेनाइजेशन को वहां ट्रेनिंग देने का काम करता रहा है। और एक कुछ आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें इमरान है। इमरान भी स्लीपर सेल के रूप में काम करता रहा है और यह भी पहले सिमी से जुड़ा हुआ बताया जाता है। एक मामला आया था 18 मई 2016 को। 18 मई 2016 को जो मामला आया था, उसमें आतंकवादियों की बैठकें करवाने वाले सिमी एजेंट इमरान को राजस्थान के एटीएस ने भीलवाड़ा से अरेस्ट किया था और इमरान पर गुजरात बम धमाकों से पहले 2008 में आईएम आतंकवादी साजिद मंसूरी के लिए जोधपुर में एक मीटिंग कराने का भी आरोप है। इसने उस दंगे के पहले, उस बम विस्फोट के पहले एक मीटिंग कराई थी आतंकवादी साजिद की, और ये मीटिंग जो है जोधपुर में हुई थी। उसकी मीटिंग कराने वाला इमरान था। 2 युवक सिमी के लिए सक्रिय तौर पर स्लीपर सेल के लिए काम करते थे। ये पुख्ता जानकारी मिलने के बाद एटीएस ने इसे गंभीरता से लिया और इस पूरे नेक्सस को तोड़ने में वो लग गई। और भी बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें सिमी संगठन का नाम आया है, पीएफआई का नाम आया है, सीएफआई का नाम आया है, परंतु समय के अभाव के कारण बहुत कुछ इस वीडियो में मैं नहीं डाल पा रहा हूं। लेकिन कैसे स्लीपर सेल काम करते हैं और कैसे भारत में किस प्रकार से इन आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे चुके हैं, क्या इरादे हैं इनके, फिलहाल ये पूर्ण रूप से उजागर हो ही चुका है कि सिमी संगठन पीएफआई संगठन में सक्रिय रूप से शामिल हो गया है और स्लीपर सेल बनाना, आतंकवादियों को तैयार करना, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना और भारत को गजवा हिंद के तहत इस्लामिक राष्ट्र बनाना जैसे कार्य को लेकर के सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसकी अन्य प्रकार की गतिविधियों के बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। आज बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।